जय भीम साथियों, हम संविधान का ज्ञान नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पिछली संविधान का ज्ञान चर्चा में संविधान के तीसरे अध्याय मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पर विचार चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसी के उपभाग जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत आने वाले कुछ कानूनों का संरक्षण, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज अनुच्छेद 31, 31B, 31C पर है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के साथ हाजिर हूं। जैसे कि चुंबर साहब ने बताया है कि हम संविधान का ज्ञान के आगे के अध्याय 3 मौलिक अधिकार के नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कानूनों का संरक्षण, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज अनुच्छेद 31, 31B, 31C पर आज विचार चर्चा साझी कर रहे हैं। स्रोत पाठ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31, 31B और 31C पर केंद्रित है, जो कुछ कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 31 उन कानूनों को चुनौती से बचाता है जो संपदा के अधिग्रहण, संपत्ति के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने, निगमों के विलय या कुछ अधिकारों के संशोधन से संबंधित है, भले ही वे अनुच्छेद 14 या 19 के साथ असंगत लगे। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विशिष्ट कृत्यों और विनियमों को मान्य करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है। अंत में अनुच्छेद 31C उन कानूनों की रक्षा करता है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करते हैं। उन्हें अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दिए जाने से रोकता है, बशर्ते उन्हें राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो। संक्षेप में, ये अनुच्छेद भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक नीतियों के संबंध में कुछ विधायी कार्यों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए डिजाइन किए गए थे। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ बहुत दिलचस्प और अहम अनुच्छेदों पर बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 31A, 31B और 31C। ये वो प्रावधान है जो कुछ खास कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौतियों से, आप कह सकते हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे पास संविधान के इन अनुच्छेदों के मूल पाठ मौजूद हैं। आज का हमारा मकसद है ये समझना कि ये क्यों बनाए गए, इनका असली मतलब क्या है और ये कैसे काम करते हैं, खासकर संपत्ति अधिग्रहण और राज्य की नीतियों से जुड़े कानूनों के मामले में। तो आज जरा इन अनुच्छेदों को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद असल में संविधान के भीतर ही एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश दिखाते हैं। मतलब एक तरफ नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं और दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक बराबरी लाने के लिए राज्य की जरूरत है। तो चलिए अनुच्छेद 31A से शुरू करते हैं। हाँ, अनुच्छेद 31A ये कहता है कि कुछ खास तरह के कानूनों को अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, हाँ, और अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये कौन से कानून हैं? हाँ, इसमें मुख्य रूप से 5 श्रेणियां आती हैं। पहला, राज्य द्वारा किसी एस्टेट का अधिग्रहण। एस्टेट मतलब जैसे जमींदारी, जागीर वगैरह, या उसमें किसी अधिकार को लेना या बदलना। ये उस जमाने में आप समझ सकती हैं भूमि सुधारों के लिए कितना अहम था। हाँ, बिल्कुल, जमींदारी उन्मूलन। सही। दूसरा, किसी संपत्ति का प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट सीमित समय के लिए सार्वजनिक हित में राज्य द्वारा लेना। अच्छा। तीसरा, कंपनियों का विलय जिसे एमैल्गमेशन कहते हैं, अगर वो सार्वजनिक हित में हो। चौथा, कंपनियों के मैनेजमेंट के अधिकार जैसे डायरेक्टर्स के अधिकार या शेयर होल्डर्स के वोटिंग अधिकार, इनको बदलना या खत्म करना। और पांचवां, खनिजों या मिनरल ऑयल से जुड़े कोई समझौते, लीज या लाइसेंस के अधिकारों को बदलना या खत्म करना। ठीक है। इसमें एक और जरूरी बात था, बल्कि 2 हैं। पहली, अगर राज्य का विधानमंडल ऐसा कानून बनाता है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। अच्छा, प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी है। हाँ। और दूसरी, अगर सरकार किसी की निजी खेती वाली जमीन लेती है जो कानून की तय सीमा के अंदर है, तो उसका मुआवजा बाजार मूल्य से कम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, तो ये एक तरह से जो बड़े सामाजिक आर्थिक सुधार थे उनको कानूनी पछड़ों से बचाने का एक तरीका था। बिल्कुल। अब 31 ये तो ठीक है, कुछ खास तरह के कानूनों के लिए था,
लेकिन ये अनुच्छेद 31B और 9वीं अनुसूची वाला मामला, ये तो और भी पेचीदा लगता है। हाँ, 31B काफी अलग है और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। ये कहता है कि 9वीं अनुसूची मतलब 9th शेड्यूल में जो भी कानून डाल दिए गए हैं, उन्हें इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वो भाग 3 में दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। किसी भी मतलब सिर्फ 14 या 19 नहीं? नहीं, किसी भी मौलिक अधिकार का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा। और इसमें एक और पेंच है, अगर किसी अदालत ने पहले उस कानून को असंवैधानिक कह भी दिया हो, तब भी 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद वो मान्य हो जाता है। हाँ, जब तक कि संसद या विधानसभा उसे खुद न बदल दे या निरस्त न कर दे। बाप रे, यानी संसद एक तरह से कुछ कानूनों को जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे से लगभग पूरी तरह बाहर ही रख सकती थी इस 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल करके। ये तो बहुत बड़ी शक्ति हुई। निश्चित रूप से। और इसीलिए इसकी काफी आलोचना भी होती रही है कि क्या ये शक्ति का सही इस्तेमाल है या नहीं। अब आते हैं अनुच्छेद 31C पर। ये सीधे जुड़ा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, वो सिद्धांत जो भाग 4 में हैं, जो एक तरह से राज्य के लिए गाइडलाइंस हैं, पर सीधे कोर्ट में लागू नहीं होते। तो 31C इन्हें कैसे बचाता है? कि अगर कोई कानून भाग 4 में दिए गए कुछ खास नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया है, खासकर अनुच्छेद 39B और 39C, जो ये कहते हैं कि देश के संसाधनों का संकेंद्रण कुछ ही हाथों में न हो और उनका बंटवारा समाज के भले के लिए हो। हाँ, वो आर्थिक समानता वाले सिद्धांत। बिल्कुल। तो अगर इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनता है, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसमें भी वही शर्त है कि अगर राज्य का कानून है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। तो यहाँ फिर वही बात आ गई, मौलिक अधिकारों और राज्य के बड़े नीतिगत लक्ष्यों के बीच का तनाव वो साफ दिखता है। जी हाँ। और एक अनुच्छेद 31D भी था शायद, उसका क्या हुआ? हाँ, अनुच्छेद 31D लाया गया था इमरजेंसी के दौरान। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े कानूनों को बचाने के लिए था, लेकिन उसे फिर 1977 में 43rd संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया। तो अब वो संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, वो खत्म हो गया। हाँ, तो कुल मिला के देखें तो ये अनुच्छेद 31A, 31B और 31C ये ऐसे संवैधानिक उपाय हैं, मैकेनिज्म्स हैं, जो कुछ खास तरह के कानूनों को मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाते हैं। और दिलचस्प बात यही है कि ये दिखाते हैं कि संविधान खुद अपने अंदर व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के जो बड़े लक्ष्य हैं, जैसे भूमि सुधार या आर्थिक समानता, उनके बीच एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वालों ने और बाद में संसद ने भी ये महसूस किया कि देश को बदलने वाले जो बड़े सुधार हैं, उनके लिए कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाना जरूरी हो सकता है, और शायद इसीलिए ये विशेष प्रावधान बनाने पड़े। हाँ, यही मंशा लगती है। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों और सामूहिक कल्याण के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच सही संतुलन कहाँ पर बनता है? और 9वीं अनुसूची जैसी व्यवस्था जो कानूनों को न्यायिक समीक्षा से एक तरह की इम्यूनिटी देती है, क्या वो इस संतुलन को बनाने में मदद करती है या कहीं उसे बिगाड़ तो नहीं देती? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली बहस है। प्रिय मित्रों, नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने संविधान के मौलिक अधिकार के पाठ 3 के खंड कुछ कानूनों का संरक्षण, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज अनुच्छेद 31, 31B, 31C पर चर्चा सुनी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। हम रोजाना विशेष समाचारों और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब के भाषणों पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के हर एक अध्याय में कई अनुच्छेद रहते हैं। उन सभी को समझने के लिए प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा साझा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाइयों, बहनों और मित्रों के भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीरजा भारती और चुंबर साहिब को अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।